आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कल हमने अपनी जो पहले वाली वीडियो थी उसमें इससे पहले का पार्ट देख लिया था। आपने उसे जरूर देखा होगा और उसका बार बार आप रिवीजन करते रहिए। मेरा वादा है कि आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, लगभग आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रीवियस है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी में आई हुई। मैंने भी इसको कई बार पढ़ा है और मेरे लिए भी यह बहुत हेल्पफुल रहा है। तो चलिए आज हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में देखते हैं और शुरुआत करते हैं। तो मुख्यतः जब संविधान बना तो संविधान के निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। उस समितियों के जो अध्यक्ष थे वो अलग अलग व्यक्ति बने। तो संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले जो समिति है वो संघीय संविधान समिति। इसके जो संघीय जो संविधान समिति है उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद जो प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी जो समिति है उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो अगली समिति है संचालन एंड स्टीयरिंग समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वह भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दो समिति, एक तो जो प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति और दूसरा संचालन समिति, इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद जो प्रारूप समिति है आप सभी को जानकारी भी होगी, आप सभी को पता भी होगा कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद जो अगली समिति है वो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो सलाहकार समिति है, यानी ऐसे देखते हैं सलाहकार समिति। अब सलाहकार किसके लिए? मौलिक अधिकारों के लिए, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो सलाहकार समिति है उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी के अंतर्गत कुछ उप समिति बनाई गई थी। जैसे जो उप समिति मूल अधिकारों से संबंधित थी उसके जो अध्यक्ष थे वो जेवी कृपलानी थे। दूसरी जो अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। उसके बाद जो पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो उप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो गोपीनाथ बारदोलोई थे। चौथी जो अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों जो असम के अतिरिक्त क्षेत्र थे उसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसके एवी ठक्कर थे। इसके बाद संघीय शक्तियों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखते हैं तो प्रांतीय संविधान समिति जिसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन संबंधी समिति यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस, इसके अध्यक्ष के मुंशी थे। सदन यानी हाउस समिति, इसके बी पट्टावी सीतारमैया थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के
कार्यकारिणी यानी फंक्शन संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। राज्यों या स्टेट संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वित्त एवं स्टाफ समिति के जो सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्यय पत्र यानी क्रीडेंशियल संबंधी जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो एक बार मैं फिर आपको रैपिड रिवीजन बता देता हूँ कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन स्टीयरिंग समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो सलाहकार समिति थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति के जेवी कृपलानी थे, अल्पसंख्यक जो उप समिति थी उसके एच.सी. मुखर्जी थे, पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो उप समिति थी उसके गोपीनाथ बारदोलोई थे। उसके बाद जो अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों यानी जो असम के अतिरिक्त जो क्षेत्र थे उससे संबंधित जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष ए.वी. ठक्कर थे। संघीय शक्तियों संबंधी जो समिति थी उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो के.एम. मुंशी थे। सदन या हाउस जो समिति थी उसके अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यकारिणी से संबंधित जो समिति थी उसके जीवी मावलंकर थे। राज्यों संबंधी जो समिति थी उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्यय पत्र क्रेडेंशियल संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। आपको पता भी होगा कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। तो कभी वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्रारूप समिति की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कुल 7 थी। या फिर कभी क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लेगा कि अध्यक्ष को छोड़कर प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तब फिर 6 सदस्य हो जाएंगे, जिसमें एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान शामिल थे। बाद में बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजागोपालाचारी, के.एम. मुंशी एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बाद में बी.एल. मित्र के स्थान पर यानी जो बी.एल. मित्र थे उसके स्थान पर एन माधवराव और डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णमाचारी को
इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य जो सदस्य थे वो अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए अब इसके बाद हम इससे संबंधित जो PIQ आए उन्हें देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यानी आंसर सी सही है। एक बार और रिवीजन हो जाएगा। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी जो समिति थे, यानी ऐसे समझ सकते हैं कि नियम संबंधी जो समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन यानी स्टीयरिंग समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो सलाहकार समिति, ऐसे ध्यान रहे कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अंतर्गत जो उप समिति बनी थी उसमें जो मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति थी उसके अध्यक्ष JV कृपलानी थे। अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी थे। संघीय शक्तियों संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान यानी प्रांत के जो संविधान था, प्रांतों से जो संबंधित प्रावधान हमारे संविधान में किए गए थे उसके लिए जो कौन से प्रावधान अपनाए जाने चाहिए, उसके लिए जो संविधान की समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष KM मुंशी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हमने अभी पढ़ा कि उनके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन 3 के भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अब सही जोड़ी मिलाने, मूल अधिकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संघ शक्ति जो समिति थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन यहाँ पे एक डाउट है कि कार्य संचालन के KM मुंशी नहीं थे। स्टीयरिंग, इसकी इंग्लिश हिंदी में थोड़ा फर्क है, तो इसका सीधा आंसर देखते हैं। मूल अधिकार जो समिति थी उसके सरदार पटेल थे। संचालन यानी जो स्टीयरिंग थी उसके जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, न कि KM मुंशी। संघ जो समिति थी यानी संघ शक्ति के लिए समिति थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप के डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो मूल अधिकारों के सरदार पटेल थे। संचालन, आपको ये इंग्लिश थोड़ी ध्यान रखनी है। स्टीयरिंग, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू थे।
प्रारूप के बी आर अम्बेडकर थे कि मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे, न कि स्टीयरिंग के। अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी है उसके अध्यक्ष के मुंशी हैं और जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, यानी ऑप्शन बी सही है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, यानी ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेवी कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो एच सी मुखर्जी थे। यानी सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष वो जेवी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो एच सी मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो मैंने आपको बताया था अगर अन्य पूछता है फिर वो 6 और अगर टोटल पूछे टोटल तो फिर 7। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी आयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डीपी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव और जो डीपी खेतान की बस 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को समिति में शामिल किया गया था। एक बार और देखते हैं, क्या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति प्रारूप समिति का सदस्य नहीं रहा? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डीपी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगा, हर एक नोट्स को 2 बार रिपीट करूंगा। इससे हो क्या कि आपको घर पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं होगी और आप इसे 1 बार 2 बार रिवीजन करते हुए अपने क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? देखो मैंने बताया, क्वेश्चन पूछ ही लिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हमें ये पता है कि जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे, तो ये गलती हो गया। अगर ये 2 गलत हो गया तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें दूसरा ऑप्शन है। अगर 2 गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया। हमारे पास सी और डी ऑप्शन और बच रहे हैं, सी और बी सॉरी। अब सरदार पटेल भी हमें पता है कि नहीं थे, तो ये भी गलत हो गया। हमारे पास यह ऑप्शन बचता है। मैं ऐसे आंसर निकालता हूं, ऐसे मैंने
अपने जो एग्जाम दिए उसमें बस एक ऑप्शन देख लेता हूँ, फिर उसके बाद आंसर एलिमिनेट मेथड जरूर लगाता हूँ। एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल नहीं थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये दोनों थे। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? एक बार इस शब्द घुमा दिया देखो, पांडुलिखन, यानी इंग्लिश में हम इसे ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं या प्रारूप समिति कहते हैं। तो इसमें जो सदस्य, वो जवाहरलाल नेहरू तो आपको पता है, अभी देखा हमने, नहीं थे। के मुंशी थे, ए के अय्यर थे और मोहम्मद सादुल्ला भी थे। तो संविधान सभा की जो पांडुलिखन समिति थी उनका निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, के मुंशी थे, ए के अय्यर थे और मोहम्मद सादुल्ला थे। अगर अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो गठन 29 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन डी सही है। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो यह गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो एक बार डेट आप जरूर ध्यान रखिए, कब? 29 अगस्त 1947। ऐसे ध्यान रख लीजिए जैसे 15 अगस्त, तो 15 अगस्त के बाद, यानी 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी सही है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय इतिहास में दो झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। एक जो झंडा समिति है उसका जो गठन है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा 6 अन्य सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी बी केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतनमई। दूसरी एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजागोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभी उत्तर विकल्प बी हो। आचार्य कृपलानी, आचार्य जे बी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। अब दोबारा देखते हैं कि भारतीय इतिहास में हमें कितनी, तो 2 झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है। एक झंडा समिति का जो गठन है 2 अप्रैल 1931 को, दूसरा झंडा समिति का जो गठन है 23 जून 1947 को हुआ। जो 2 अप्रैल 1931 को झंडा समिति बनी थी वो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जो 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था उसमें गठित किया गया था इसका। और उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
दूसरी जो 23 जून 1947 को बनी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहली जो 2 अप्रैल 1931 को बनी थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसमें 6 अन्य सदस्य थे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.वी. केलकर, हरिदकर और पट्टाभी सीतारमैया है। दूसरी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके सदस्य अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ हमने संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। तो एक बार हम क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद, यानी बात तब की कर रहा है जब संविधान बन रहा था। उस समिति में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम नोट्स देखते हैं और नोट्स में देखेंगे संविधान का स्रोत, यानी जब भारतीय संविधान बना था तो वह किन किन देशों से प्रभावित रहा और किन किन देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, उसका विवरण इसमें दिया गया है। तो इसके अगर नोट्स को हम देखें तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध किए गए। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, यानी जो प्रियम्बल है, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था की गई है। चलिए एक बार और देखते हैं। अगर हम संविधान के स्रोतों की बात करें तो सबसे पहले आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का पड़ा है। ब्रिटेन के
संविधान से हमने क्या लिया, तो जो संसदीय जो शासन पद्धति है वो हमने ब्रिटेन से ली। विधि का जो शासन है वो हमने ब्रिटेन से लिया। मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली की व्यवस्था है वो भी हमने ब्रिटेन से ली। एकल नागरिकता प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया। द्विसदनी प्रणाली यानी लोकसभा और राज्यसभा, इसका प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया। विधायी यानी जो प्रक्रिया है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया। और संसदीय जो विशेषाधिकार है अनुच्छेद 105 में, उसका प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया। परमाधिकार लेख यानी जो रिट है जो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय जारी करता है, उसका जो प्रावधान भी हमने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेगा और लग नहीं पाएगा अगर जिसको नहीं पता होगा। उपबंध किए गए। अब बात आती है कि अमेरिकी संविधान, तो अमेरिकी संविधान से हमने उद्देश्य का जो विचार है वो हमने अमेरिकी संविधान से लिया। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी किसी भी मामले की वैधता की जांच जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय करता है, उसका प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिया है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का प्रावधान है वह भी हमने अमेरिका से लिया है। मूल अधिकार यानी भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए उनका प्रावधान भी हमने मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, उसका भी प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति आप सभी को पता होगा भारत के कौन है, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है आप एक बार सर्च करिए। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग अनुच्छेद 61 और 56 के तहत वो लगता है, उसका प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिया। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जाने के जो उपबंध ग्रहण किए वो भी हमने अमेरिका से किए। अब आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया, तो जो भाग 4 में डीपीएसपी या फिर हम कहें कि नीति निर्देशक तत्व, उनका जो प्रावधान है वो भी हमने अमेरिका से लिया कि नहीं, तो आयरलैंड से लिया, अमेरिका से नहीं। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है कितनी में, अनुच्छेद 54 के 55 में, एक बार अब देखिए। राज्यसभा में जो कुछ सदस्यों का नामांकन है, भारतीय राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित करता है पता होगा, 11 के 12 पता है। तो कनाडा के जो संविधान से हमने क्या लिया, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, यानी भारत में जो राज्यपालों की नियुक्ति है वो केंद्र ही करता है, और इसका प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, परामर्शी न्याय निर्णय का मतलब होता है कि उच्चतम न्यायालय की जो सलाहकारी शक्ति है अनुच्छेद 143 यानी 143 के तहत अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी हमने कनाडा से लिया। संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत उद्देश्य का की जो भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और जो समवर्ती सूची की व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया था, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 160 के तहत उद्देश्य का की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली हमने, जापान से ली। देखिए हमने एक चीज और देखी थी, आपको बताओ, तो विधायी प्रक्रिया और एक है विधि का शासन। विधि का शासन पूछेगा तो फिर हमने ब्रिटेन से लिया। अगर वो पूछता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका अभिप्राय है कि अगर कोई भी विधि बनाई जाती है तो उसकी जो प्रोसीजर या प्रक्रिया होगी वो विधि के अनुसार होगी। जैसे अगर संसद ने कोई कानून बनाया तो एक उसका एक सिस्टमेटिक तरीका होता है और वो विधि एक प्रक्रिया के अनुसार ही बनाई जाती है। एक बात और, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत में प्रचलित है और हमने ली कहां से, जापान से। अगर वो पूछे तो विधि द्वारा, एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक है विधि की उचित प्रक्रिया, तो इसका जो प्रावधान है वो अमेरिका में चलता है।
दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की व्यवस्था कहां से ली? तो दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया हमने दक्षिण अफ्रीका से। मूल कर्तव्य में जो की प्रस्ताव तथा प्रस्तावना में जो न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मुझे विश्वास है कि प्रस्तावना तो पूरी याद होगी, कई बार पूछता है कि आदर्श, जो मैंने तो याद कर लिया प्रस्ताव, अब तुम्हें देखना है याद करनी है कि नहीं करनी। मैं तो दिन में 1-2 बार मन में पढ़ लेता हूं, तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता मुझसे। सोवियत संघ से लिया मैं, फ्रांस से हमने क्या लिया? तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और जो बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा, और जर्मनी से हमने संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था की गई है। तो आपको पता होगा कि आपातकालीन का प्रावधान अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 में किया गया है। ठीक है, भाग कौन सा है? 17 का 18? तो 18 भाग। ठीक है, चलिए एक बार फिर हम क्वेश्चनों को देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन आए। भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो कहां से लिया गया है? तो वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? तो यूएस के संविधान से लिया गया, यानी ऑप्शन डी सही है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो दोनों चीजों में आपको डिफरेंस करना। अगर वो पूछता है कि उद्देशिका का विचार, तो फिर यूएसए, और अगर उद्देशिका की भाषा पूछता है तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया लगाना। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं, संसद ये भी नहीं, धर्म ये भी नहीं। हमारे यहाँ पे सर्वोच्चता संविधान की। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है, विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। ऑप्शन बी सही है इसका। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं भारत में भी और यूएसए में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय प्रसंग और अमेरिकी प्रसंग में समान रूप से पाया जाता है? तो एक ही नागरिकता, तो ये गलत है कि भारत में एकल नागरिकता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। संविधान की 3 सूचियां, ऐसा प्रावधान नहीं है। न्यायपालिका की द्वैतता, अमेरिका में होता क्या है कि राज्यों के अलग न्यायालय होते हैं, केंद्र का अलग न्यायालय होता है।
लेकिन भारत में एक हरी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। और जो सेम प्रावधान हुआ कि संविधान के निर्वचन के लिए प्रसंगी उच्चतम न्यायालय। निर्वचन का मतलब होता है कि संविधान की व्याख्या करने के लिए एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि संविधान के निर्वचन के लिए प्रसंगी उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही प्रसंगों में समालोचन है। छठवां कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था में निम्न में से किस देश से संबंधित है। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है, वो कनाडा। तो क्या हुआ इसका, कनाडा। कौन सा प्रावधान, तो वो संघात्मक व्यवस्था, कहां से, कनाडा से। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो भारतीय संघवाद कनाडा की पद्धति पर आधारित है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, तो भारत का जो संघवाद है वो कनाडा की पद्धति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, यानी कनाडा। देखिए मैं हाथ से लिख रहा हूं, पेंसिल नहीं है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। व्याख्या के भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। अगर आपको पता हो तो यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया भारतीय संविधान, और इसका जो मतलब होता है कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्य केंद्र के नियंत्रण में रहेंगे। केंद्र चाहे जब चाहे किस राज्य को बुला सकता है, किस राज्य को अलग कर सकता है, या फिर दो राज्यों को मिलाकर किसी नए राज्य का गठन कर सकता है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। और इसके बाद देखते हैं कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो इसका प्रावधान हमने कहां से लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य हो। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है। तो वह ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत ने संविधान में जो समवर्ती की सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखो 3 बार रिपीटेशन भी हुआ इसका, उत्तर प्रदेश में ही आया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब तो हमने 4-5 बार पढ़ लिया, आपको रट गया होगा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई थी, यानी तो मोस्ट है, कई बार आ चुका है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो वो आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है
किस देश के संविधान पर आधारित है? तो वो आयरलैंड। ऑप्शन बी सही है इसका। ऑप्शन भी देखा करिए, उससे क्या होता है कि हमें एग्जाम में बैठते जब क्वेश्चन लगाते हैं तो एक एग्जाम जैसी फील होती है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में ऐसे ही भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में ऐसे भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में उपबंधित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो ऑप्शन बी आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से उदाहरण से प्रभावित हुए? तो आयरिश गणतंत्र। राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए? तो आयरिश गणतंत्र। इसका मतलब होता है कि जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है उसका प्रावधान हमने कहां से लिया? तो फिर आयरिश से लिया। आयरलैंड भी आयरिश है, आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने यानी नामांकन के द्वारा नॉमिनेट जो राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुई थी। अब आती है सही जोड़ी। भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से ग्रहण किए गए थे? सबसे पहले आता है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हमने कहां से लिए थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए थे। तो मैं ऐसे मिलाता हूं, पहले का दूसरा है, तो ये गलती हो गई। अब ये गलती हो गया, हम 50-50 में तो आ गए। अब संसद की जो शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो हमने कहां से ली? तो फिर हमने यूके से ली थी। तो दूसरे का कौन सा है? पहला। तो यहाँ पे दूसरे का पहला दूसरे का, ये तो गलती हो गया, तो जो गलती हो गया ये दूसरे का चौथा दे रहा है। तो ऑप्शन सी देखो निकल गया ना। आपात उपबंध हमने जर्मनी से, और राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो हमने आयरलैंड से लिए। तो एक बार और चलो वहां भी देख लेते हैं, एक बार इसमें दिया होगा। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो ग्रेट ब्रिटेन या यूके से, आपात उपबंध जर्मनी का बायमर संविधान से, और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमने आयरलैंड से लिए थे। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 4 में से 3 सही है, ये गलती। तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमने कहां से लिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया था, तो ये तो सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ये हमने आयरलैंड से लिया था, ये सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया से, तो जी गलती है। आपातकालीन प्रावधान हमने जर्मनी से लिए, तो ये भी सही है। एक बार और देखिए कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया, आपातकालीन जो शक्तियां वो हमने जर्मनी से ली, और जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमने आयरलैंड से ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली। ये ऑप्शन गलत है। तो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नहीं था। तो कहां से? कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए, क्योंकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूच की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। एक बार और भारतीय संविधान
कनाडा। ध्यान रखना, मैं दो बार इस ही वजह से रिपीटेशन कर रहा हूँ कि आपको घर पढ़ने की इसे जरूरत नहीं पड़े और यहीं पे पूरा याद हो जाए। सशक्त केंद्र के साथ आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो दो बार रिपीटेशन के साथ पढ़ाएगा। या तो क्वेश्चन पढ़ा दिया हो, व्याख्या छोड़ दी हो, या व्याख्या पढ़ा दी हो, क्वेश्चन छोड़ दिया हो। एक दो वीडियो पढ़ाते हैं सही, फिर उसके बाद फायर रिवीजन, क्योंकि मैंने खुद पढ़ी है वीडियो और देखा उनको। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय 143 आदि ग्रहण किए गए, क्योंकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए। अब देख अगला प्रावधान, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान, दूसरा स्रोत। मौलिक अधिकार तो हमने अभी पढ़े थे, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से, तो पहले का चौथा है। तो देखिए सब पहले का चौथा ही। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व तो हमने कहां से लिए थे, आयरलैंड से लिए थे। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तो दूसरे का तीसरा नहीं, दूसरे का तीसरा नहीं, दो ऑप्शन डिलीट हो गए। मंत्रिमंडलीय सरकार तो फिर हमने ये ब्रिटेन से लिया, और तीसरे का पहला, तीसरे का पहला तो ये तीसरे का दूसरा, देखो जो ऑप्शन सॉल्व हो गए। केंद्र राज्य संबंध यानी कनाडा से। तो मौलिक अधिकार यूएसए से, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आयरिश। मंत्रिमंडलीय सरकार का जो प्रावधान है ब्रिटेन से लिया था। केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया था। ठीक है, एक बार आप देख लो। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया था यानी यूएसए से लिया था। राज्य की नीति के जो निर्देशक तत्व है वो आयरिश संविधान से लिए थे। मंत्रिमंडलीय सरकार का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया था, और केंद्र राज्य संबंधों का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया था। फिर चलिए एक बार और देखते हैं। विधि का शासन, मैंने आपको बताया था विधि का शासन हमने कहां से लिया था, तो इंग्लैंड से लिया था। यानी पहले का दूसरा जो गलत, ये गलत, देखो 50 में तो हम आ गए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान हमने जापान से लिया था, यानी दूसरे का तीसरा, देखो जो गलत हो गया, ऑप्शन सॉल्व। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो फिर हमने कहां से लिया था, कनाडा। और विषय विस्तृत वैनिष्ट सूची, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, उसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया था। एक बार और लोग देख लो। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान से लिया था। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से लिया था। और विषय अविनिष्ट सूची का विचार हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। चलिए फिर एक बार और, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए थे, तो पहले का तीसरा है तो गलत, और ये गलत। मूल अधिकार का प्रावधान हमने यूएसए से, दूसरे का पांचवा, तो दूसरे का पांचवा है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो तीसरे का तीसरा, तीसरे का संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, सॉरी आयरलैंड में ध्यान भूल गया था, आयरलैंड नहीं ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड तो वैसे भी नहीं होगा। तो तीसरे का पहला, तो ये गलत हो गया। चौथा था कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नियुक्त है, तो ये कनाडा। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं। पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, इसकी मैं जिम्मेदारी में लेता हूं, बस आप पढ़ते रहिए। तो मैंने अच्छी तरीके से पॉलिटी पढ़ी है, जहां तक भी मेरा मानना है कि पॉलिटी से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, एक सेकंड, आयरलैंड से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति नियुक्त कनाडा से।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। तो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो रूस पूर्व में सोवियत संघ, अगर आपने पढ़ा हो तो USSR, इसे हम कहते हैं सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन, सॉरी व्याख्या। मूल कर्तव्य यानी अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, यानी शुरू में जब संविधान अपनाया था उसमें शामिल नहीं थे। हमने इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के प्रावधान से लिए गए। कथन और कारण वाला देखते हैं। अगर आप नहीं जानते कथन और कारण वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये कथन। अब कारण दे रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो जो मौलिक अधिकारों का जो अध्याय वो अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया है, ये सही है और ये भी सही है। यानी ये और दो कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या से नहीं कर रहा। अब व्याख्या सही कब करेगा कि भारत का जो संविधान है वो सबसे अधिक लंबा हो गया है। अगर जो कारण में देता कि इस संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए सम्मिलित प्रयासों की जो जो प्रावधान है एक ही संविधान है, तब तो फिर हम आंसर ही लगाते। लेकिन अभी दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं है, यानी कई और प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो हमने पहले भी पढ़ लिया, वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, वह अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है तो USA के संविधान से। अगला क्वेश्चन के लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो अमेरिका में, यानी दुनिया में सबसे पहला लिखित। अगर दुनिया में सबसे अलिखित संविधान की बात करें तो फिर ब्रिटेन आंसर आएगा। और पूछता कि दुनिया का सबसे पुराना अलिखित संविधान किस देश में, तो फिर ब्रिटेन लगाएंगे। अगर लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ तो फिर वो अमेरिका होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान। यह विश्व का सबसे छोटा, याद रखिए छोटा लिखित संविधान, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। चलिए एक बार मैं ये और पढ़ा देता हूं, उसके बाद फिर 1 घंटे कुछ की जो वीडियो हो जाएगी। तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। उनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार। अच्छा, एक चीज और है, 22 भाग अब भी है भारतीय संविधान में, लेकिन 25 भाग, किस भागों की संख्या नहीं बढ़ी, 25, उसी में 22 अब भी है, लेकिन जैसे 9A जुड़ा गया, 9B, 14A उसी में अंदर जोड़ दिए गए। तो सबसे पहला आता है भाग 1। भाग जो, सॉरी एक सेकंड, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता को लेके, भाग 2 में किसका? तो नागरिकता को लेके। 2 बार पढ़ा देता हूं ये भी। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता का प्रावधान किया गया, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है अनुच्छेद 12 से 35 तक।
भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व अनुच्छेद बता देता हूं तुम्हें। भाग 4 में कहते हैं तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 का 51A यानी मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ का प्रावधान। भाग 5 में संघ का प्रावधान। भाग 6 में राज्य से संबंधित जितने भी अनुच्छेद दिए गए वो सब इसी के अंदर आते हैं। भाग 6 में राज्यपाल है, मंत्रिपरिषद है, राज्य के जो विधायक है, सबसे संबंधित जो प्रावधान है भाग 6 में दिए गए। भाग जो 7 है वो हमने हटा दिया है, हमने निश्चित कर दिया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित जो प्रावधान है भाग 8 में, यानी तुमने अगर सुना हो तो जो यूनियन ऑफ स्टेट होते हैं, यानी जैसे दिल्ली के प्रावधान, जम्मू कश्मीर के प्रावधान, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, अगर आप नीचे जाएंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, यानी केंद्र शासित से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 8 के अंदर दिए गए। भाग जो 9 है उसमें हमने पंचायतों का, पंचायतों से संबंधित प्रावधान है और कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा गया आप बताइए। तो कौन सा था? तो 73वां। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 74 यानी 74वां अमेंडमेंट। भाग 9A नगर पालिका। भाग 9B सहकारी समितियां। बताइए कौन सा संविधान संशोधन, याद करिए। तो ये संविधान संशोधन था 97। कब हुआ था? तो 2011 में। तो भाग 9B सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। अगर आप 5वीं 6वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान 5वीं और 6वीं अनुसूची में दी गई। जो भाग 11 है वो संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसमें 2 संबंध, प्रशासनिक संबंध। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविधान और बाद, यानी वित्तीय संबंध भाग 12 में दिए गए। भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविधान और बाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 के ए अधिकरण। भाग 14A अधिकरण कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है, यानी आपातकालीन प्रावधान भाग 18 के अंतर्गत दिए गए अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। भाग 19 वकील की बात करता है। भाग 20 संविधान का संशोधन और उसमें एक अनुच्छेद दिया गया अनुच्छेद 368। भाग 20 संविधान का संशोधन। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन। ठीक है, तो चलिए अब हम इन जो क्वेश्चन है उनको अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, और जो भाग है उनको मैं एक बार और कल रिपीट करूंगा जिससे आपको यहीं पे याद हो जाए। मुख्यतः मैं आपको फिर भी बता देता हूँ इसमें से आपको कौन से भाग की याद करनी। अगर आपको पूरी नहीं हो पाते हैं तो एक तो जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान भाग 3 इसको पूछ लेता हूँ। दूसरा जो भाग 4 है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भाग 4 है, ये तीनों तो हाईलाइट रहते हैं, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
उसके बाद जो प्रावधान है भाग 9 ए और 9 बी, ये भी हाईलाइट रहते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक जो प्रावधान है जो निर्वाचन से संबंधित भाग 15, इसमें से भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। और जो भाग 14 है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो उसमें अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। एक भाग जो 18 है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें आपातकालीन प्रबंध अनुच्छेद 352 से 360, देखो आज से लिख लाऊं तो अभी कैसे राइटिंग आ रही। भाग 20 संविधान का संशोधन, उसमें एक अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन। इसमें संक्रमण कालीन प्रावधान है। तुमने देखा हो 371 से संबंधित जितने भी विभिन्न दिए गए प्रावधान वो इसी में दिए गए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसे आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हाँ, एक चीज और, आप हमें बता सकते हैं इसमें हमें और क्या सुधार करने की जरूरत है, कि देखो कमियां बनी रहती। अगर आप कमेंट करके बता दो तो मैं इसे और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। मैं इसे 2 बार रिपीटेशन करा रहा हूँ, उससे हुआ कि जो क्वेश्चन है आपको अच्छी तरीके से दिमाग में फिट बैठ जाएंगे। और मेरा विश्वास है कि किसी भी एग्जाम में जहां भी पॉलिटी आती है उससे संबंधित आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते। जय भारत, जय संविधान, या फिर जय संविधान या जय भारत। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।